भी हमारे वो होते हैं पार्टिकल्स या जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर रखे हुए हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को रीअरेंज किया जाता है उस स्क्रीन के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आपके पास वेबसाइट डिज़ाइन किसी भी चीज़ का है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वाइड स्क्रीन होती है, जबकि मोबाइल के अंदर हमारे पास उस तरह से वाइड स्क्रीन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि जब वाइड स्क्रीन के अंदर किसी भी वाइड स्क्रीन को, मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेबसाइट की स्क्रीन है जो टेलीविजन साइज में भी हो सकती है, आपके जो हमारा पोर्ट्रेट साइज होता है मोबाइल का उस साइज में भी आ सकती है, जिसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या करती है कि वो खुद को ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करती जाती है। तो इसी तरह से हम भी यही काम करते हैं कि हमने उसमें मजीद नई चीज़ों को या नई क्रिएटिविटीज़ को ऐड नहीं करना होता। हम उसमें क्या करते हैं कि रीअरेंज करते हैं तमाम कंपोनेंट्स को। उनको रीअरेंज इस तरह से किया जाता है कि वो देखने में अच्छे लगें, सिंपल लगें, मिनिमलिस्ट लगें और कोई भी यूज़र उन्हें जब यूज़ करे तो उसे अच्छा गुड यूज़र एक्सपीरियंस मिले। और यही काम आप लोगों ने किया है। अच्छा, इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी सबसे पहले जिस दिन लास्ट टाइम हमारा जब ये वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग सबसे पहले इसमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो रिसर्च थी वो तकरीबन हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ आई थिंक कि आपको कम्पिटिटिव ऑडिट, मैंने कहा था कि कम्पिटिटिव ऑडिट और कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट आप लोग डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट के बाद हमारा साइट मैप था। साइट मैप मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये तमाम चीज़ें तकरीबन की होंगी डिज़ाइन ऑलरेडी, या शायद वैल्यूएबल प्रोपोज़िशन भी था इसके अंदर। और उसके बाद पेपर वायर फ्रेमिंग थी। पेपर वायर फ्रेमिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने सिंपल पेपर के ऊपर स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है, जैसे हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर की हुई हैं। एक पेपर के ऊपर 3 या 4 स्क्रीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम उस पेपर वायर फ्रेम को डिजिटल वायर फ्रेमिंग में कन्वर्ट करते हैं। हम, क्योंकि इससे पहले हम फिग्मा के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम अडोबी एक्सडी के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अडोबी एक्सडी के अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, जो कि नॉन पेड है, तो नॉन पेड वर्जन के अंदर अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम जब इसका लिंक क्रिएट करने लगते हैं तो लिंक क्रिएट नहीं होता। यानी एक लिंक तो क्रिएट हो गया जो शेयर किया आपने प्रोटोटाइप लिंक, लेकिन मजीद लिंक्स जब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो लिंक्स क्रिएट नहीं होते। उसका फिर प्रोसीजर यही है कि या तो वो पिछले लिंक को रिमूव किया जाए, उसको डिलीट किया जाए, क्योंकि एक टाइम में एक ही लिंक क्रिएट हो सकता है। तो या फिर दूसरी जो आसान तरीका है वो ये है कि आप उसकी एक लोकल फाइल सेव करें और उसकी लोकल फाइल को उस पर्सन के साथ शेयर कर दें। उसमें ये होगा कि आप इसे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ इसकी लोकल फाइल को शेयर करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप उसके साथ एग्जैक्टली वही फाइल शेयर कर रहे हैं जिसको वो एडिट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है। तो उसमें यानी आपको प्रॉपर फिर वो नहीं होगा कि आप जिसे कह सकते हैं कि किसी भी तरह से आप इनसिक्योर हैं, रिस्क के ऊपर आप उसे उससे फाइल शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लोकल फाइल सिर्फ उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिन लोगों पे आपको प्रॉपर्ली ट्रस्ट है, या कभी भी क्लाइंट के साथ आप लोकल फाइल शेयर नहीं करेंगे तब तक जब तक आपको उसकी प्रॉपर पेमेंट नहीं मिल जाती। क्योंकि अगर आप उसको लोकल फाइल सेंड कर देते हैं या उसके साथ लोकल फाइल शेयर करते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोगों का जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया, इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, तो वो डिज़ाइन की प्रॉपर मुकम्मल कंप्लीट फाइल आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको वो एडिट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है और उसके पास एक एडिटेबल फाइल चली जाती है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि लास्ट टाइम भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे पिछले बैच के अंदर जिनको ये प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि आप लोग केस स्टडी अपना डिज़ाइन करेंगे। अब केस स्टडी डिज़ाइन करेंगे तो केस स्टडी में क्या प्रॉब्लम आती है कि केस स्टडी में हम लोकल फाइल तो नहीं ऐड कर सकते। वहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगाते हैं और स्क्रीनशॉट्स के साथ हम लिंक ऐड करते हैं। तो वहाँ पे लिंक ऐड करना है, तो उसका तरीकाकार फिर हमने ये देखा था, क्योंकि मेरे पास इसका पेड वर्जन है। अगर तो किसी के लिंक जनरेट हो जाते हैं, प्रोटोटाइप लिंक, तो फिर तो बेस्ट है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके लिंक जनरेट नहीं हो रहे, आपका लिंक क्रिएट नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे कि हम सिंपल, आप लोग मुझे अपनी लोकल फाइल शेयर करेंगे, मैं आप लोगों को लिंक क्रिएट करके शेयर कर दूंगा। उस लिंक को आप लोग अपने केस स्टडी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई काम आसान है तो उसे एडोब एक्सडी के अंदर भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई काम फिग्मा के अंदर किया जाना चाहिए, फिग्मा ज़्यादा बेहतर है, फिग्मा ज़्यादा आसान है, तो आप लोग फिग्मा के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नॉर्मली तो हम रिवीजन ही करेंगे, लेकिन इस रिवीजन का मकसद ये है जिसके अंदर हम गेस्टल्ट प्रिंसिपल को देखेंगे और कुछ बुनियादी चीज़ों को और को देखेंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज़ हो, अपने तमाम डिज़ाइन्स को इस हिसाब से चेक करें और चेक करने के बाद देखें कि क्या वाक़ई आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखा है अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते वक़्त कि नहीं, और इसमें आइटरेशन करें। और उसके बाद इंशाल्लाह आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है, तो अगर किसी का कंप्लीट हो चुका है तो वो अपने केस स्टडी की तरफ बढ़ सकता है।
अच्छा जी, वैसे तो आप लोगों ने तकरीबन इसमें वो कर दिया हुआ है, अपना डिज़ाइन। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका तकरीबन हाई फिडेलिटी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये लो फिडेलिटी डिज़ाइन के बारे में बता रहा हूँ कि लो फिडेलिटी डिज़ाइन आप लोगों ने अब प्रॉपरली अपने तमाम डिज़ाइंस को चेक करना है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी तक लिंक शेयर नहीं किया या उन लोगों ने अपने डिज़ाइन शेयर नहीं किए। तो अगर वहाँ पे आके फिजिकली चेक किए जाते हैं तो फिर आप लोगों को उसमें आइट्रेशन उसी वक्त करनी पड़ेगी, उसके लिए मैक्सिमम आप लोगों को 1 दिन मिलेगा। तो बहरहाल इसके अंदर सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो गेस्टल्ट प्रिंसिपल था हमारा। गेस्टल्ट प्रिंसिपल क्या था? जिसमें सबसे पहले सिमिलैरिटी थी, प्रॉक्सिमिटी थी और कॉमन रीजन था। अब सिमिलैरिटी क्या थी कि सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि आपके अगर नॉर्मली गेस्टल्ट प्रिंसिपल क्या था कि ह्यूमन माइंड है जो, वो जब भी कुछ चीज़ों को इकट्ठा देखता है तो वो उन चीज़ों को मिलाता है कि इन चीज़ों की फंक्शनैलिटी सेम होगी, या उसमें वो इस चीज़ के ऊपर गौर करता है या इस चीज़ के बारे में सोचता है कि अगर कुछ चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, मिसाल के तौर पे कुछ सर्कल्स हैं और वो 3-4 सर्कल्स हैं, तो इससे चांसेस है कि ये तमाम एक ही फंक्शनैलिटी के हों, एक ही कैटेगरी के अंदर आते हों। अगर मिसाल के तौर पे 4 बॉक्सेस इकट्ठे हैं या 2 बॉक्सेस इकट्ठे हैं और 2 बॉक्सेस में थोड़ा-सा डिफरेंस है यानी गैप है, तो 2 बॉक्सेस और 2 बॉक्सेस तो इन इसका मतलब यही आता है कि अगर 2 बॉक्सेस डिफरेंट हैं या 2 बॉक्सेस मिल रहे हैं, तो इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट या सेम आती है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एडोब एक्सडी की स्क्रीन पे आता हूँ। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स का ये साइज़ आ गया। अब यहाँ पे मैं रिपीट ग्रिड ऑन करता हूँ और ये बॉक्सेस आ गए। इसी तरह से यहाँ पे ये बॉक्सेस आ गए और ये बॉक्सेस आ गए। यहाँ पे हम अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से देखें तो नॉर्मली क्या था कि आप लोगों की जो चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक कैटेगरी है, नीचे एक कैटेगरी है और इसी तरह से थर्ड कैटेगरी नीचे आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जा सकती है, या नॉर्मली अगर कोई भी शख्स इसको फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसे देखने में पता चल रहा है कि इन तमाम चीज़ों का या तो आपस में कोई ताल्लुक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिनकी स्पेस कम है आपस में, उन चीज़ों का आपस में ज़्यादा ताल्लुक है, जबकि जिन चीज़ों के दरमियान में स्पेस थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो उन चीज़ों का ताल्लुक आपस में उस तरह से नहीं है, वो किसी तरह से उनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। जबकि प्रॉक्सिमिटी के अंदर क्या होता था कि प्रॉक्सिमिटी के अंदर हम इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि जो कैटेगरीज़ सेम है, उन तमाम कैटेगरीज़ का साइज़ एक जितना होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे है, तो ये प्रॉक्सिमिटी के अंदर आता है कि अगर आप लोग सिमिलैरिटी के बाद प्रॉक्सिमिटी के अंदर प्रॉपर गैप, प्रॉपर सिमिलैरिटी और प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी या आपके डिज़ाइन्स के अंदर, तो इसका मतलब यही होता है कि आप उन चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं कि आप लोगों की ये चीज़ें एक कैटेगरी के अंदर आती हैं या एक जैसी दिखती हैं। तो इस तरह से आप लोग जितने डिज़ाइन आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, उसके अंदर चेक करें कि क्या आप लोगों ने अपने तमाम डिज़ाइन्स, जितने लो फिडेलिटी डिज़ाइन्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी और उसके अलावा सिमिलैरिटी और कॉमन रीजन। अब कॉमन रीजन क्या था कि मिसाल के तौर पे अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, नेविगेशन बार मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नेविगेशन बार है जो टॉप पे नज़र आ रही है, उसको आप लोग मार्जिन के अंदर नहीं लाएँगे। यानी उसको आप प्रॉपरली पूरी स्क्रीन के ऊपर भी रख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है वैसे ये। लेकिन फिर भी जो हमारी नेविगेशन बार होती है, जो टॉप पे दिखाई जाती है, जिसके अंदर आपके होम, कैटेगरीज़ या इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के और ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंदर आपने प्रोफ़ाइल का आइकॉन रखा हुआ है, कार्ट का आइकॉन रखा हुआ है या इसी तरह से हैमबर्गर मेन्यू रखा हुआ है, तो वो आपका बेसिकली जब आएगा तो उसमें प्रॉपर पूरी स्क्रीन के ऊपर आएगा। अगर आपने लेआउट ऑन की हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लेआउट ऑन की है तो उसको हम मार्जिन के अंदर रखेंगे। उसको अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारी जो नेविगेशन बार होती है, वो फुल स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है। इसके अलावा 1-2 जो मिस्टेक्स थी आप लोगों के कल वाले डिज़ाइन्स के अंदर, उसमें बुनियादी मिस्टेक क्या थी कि आप लोगों ने जो डिज़ाइन्स क्रिएट किए हुए हैं, उसके अंदर कुछ लोगों ने हैमबर्गर मेन्यू रखा हुआ है। तो हैमबर्गर मेन्यू उन लोगों ने कैसे रखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू है, तो यहाँ पे उन्होंने छोटा-सा एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, इस तरह से और इस बॉक्स को इतना सा रहने दिया है। ये कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली जब हैमबर्गर मेन्यू ऐड किया जाता है, तो हैमबर्गर मेन्यू की 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका हैमबर्गर मेन्यू कभी भी इंस्टेंट नहीं होता।
और दूसरे नंबर पे जब वेबसाइट का हैमबर्गर मेन्यू डिज़ाइन किया जाता है, तो वो तकरीबन उस स्क्रीन के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पे है, तो ये स्क्रीन तकरीबन इतनी है, तो आप पूरी स्क्रीन के ऊपर इतना-सा हैमबर्गर मेन्यू ऐड कर सकते हैं और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैंने ये हैमबर्गर मेन्यू ऐड किया और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि टेक्स्ट अगर लिखा है किसी ने, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, इसका फ़ॉन्ट मैं रख देता हूँ 35 और इसको मैं नॉर्मल रहने देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया, उसके बाद अब मैं इसी की रिपीट ग्रिड यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये रिपीट ग्रिड आ गई और इसको मैं इसका डिस्टेंस यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। ये इतना मेरा इसका डिस्टेंस आ गया। कम से कम आपका जो डिज़ाइन है, आपका हैमबर्गर मेन्यू है, वो देखने में तो ठीक लगे ना। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल लाइंस लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी। लाइन का कलर मैं हल्का ग्रे कर देता हूँ और ये मेरे पास इन दोनों को सिलेक्ट किया, इनकी रिपीट ग्रिड बनाई और इस तरह से मैंने रिपीट ग्रिड निकाल ली। अब इन लाइंस को आप अगर रिपीट ग्रिड मिसाल के तौर पे आपकी उस तरह से नहीं बन रही जैसी आपने डिज़ाइन की थी, तो इसको सिंपल आप अनग्रुप करें इस ग्रिड को और इन तमाम को कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ अनग्रुप करने के बाद आप लाइंस को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग इनकी डिवीजन्स कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी आपका मेन्यू है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी कि आप लोगों ने इंस्टेंट अपनी जब एनिमेशंस लगाई हुई हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने बड़ी इंस्टेंट एनिमेशंस लगाई हैं, जबकि इंस्टेंट से मुराद ये कि सिंपल आपने क्या रखा हुआ है कि टैप किया और टैप के बाद वो फ़ौरन वहाँ पे सिंपल बस एक विदाउट एनी एनिमेशन वो आ जाता है। तो वहाँ पे कोशिश करें कि अब मिसाल के तौर पे हैमबर्गर मेन्यू है, तो हैमबर्गर मेन्यू अक्सर लेफ्ट या राइट साइड से आता है। तो यहाँ पे आप लोग जो एनिमेशन लगाएँगे वो लेफ्ट साइड से आएगी या राइट साइड से आएगी। जिस तरह से यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद ये मेन्यू यहाँ से आएगा। ये सिंपली यहाँ से ऐसे नहीं होगा कि इसकी ओपेसिटी मिसाल के तौर पे कम है, तो आप जब भी क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से नहीं आएगा कि फ़ौरन सिंपल इंस्टेंटली इसकी ट्रांज़िशन हो और वो क्विकली बस सामने आ जाए। ये फ़ेड आउट, फ़ेड इन में भी नहीं आता। तो इस तरह आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप लोग अगर लो फिडेलिटी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं या हाई फिडेलिटी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने अपनी एनिमेशंस करते वक़्त जब प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, उस प्रोटोटाइपिंग के दौरान आप लोगों ने इस चीज़ को भी देखना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप लोगों को ये पता हो कि कौन-सी चीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई पॉप आउट बॉक्स है, तो वो ज़ूम आउट या ज़ूम इन होगा। वो इस तरह से इंस्टेंटली नहीं आ जाएगा। हाँ, जब स्क्रीन्स में चेंज होती हैं, तो नॉर्मली स्क्रीन जिस तरह से नहीं आती कि लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड से। मिसाल के तौर पे आपने एक स्क्रीन डिज़ाइन की है, तो यहाँ पे ये स्क्रीन है, आपके पास ये कैटेगरीज़ हैं, यहाँ से आपने सिंपली एक और स्क्रीन ले ली। यहाँ पे आपने किसी एक चीज़ पे क्लिक किया और उसके बाद उसकी डिटेल सामने आ गई। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह से एक आइकॉन आ गया। इसको सेंटर अलाइन करेंगे, कंट्रोल जी, इसको ग्रुप करेंगे और प्रॉपर्ली सेंटर अलाइन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाहिर है मैं किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद हमारे पास इस तरह से आएगा। मैं प्रोटोटाइपिंग में जाता हूँ और मिसाल के तौर पे मैंने इसको इस स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया अभी के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ग्रुप के साथ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको वन बाय वन करना है उसी तरह से बॉक्सेस के साथ जैसे हमने एप्लीकेशन में किया था। सबसे पहले यहाँ पे टैप, तो क्योंकि मैं टैप करूँगा यानी क्लिक करूँगा तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर तो ओवरले होती तो मैं ओवरले पे क्लिक कर लेता या स्क्रॉलिंग करना चाहता तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग की जा सकती थी।
और इसी तरह से अगर किसी और तरह का मैं कोई इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी किया जा सकता था। तो मैं ट्रांजिशन ही रहने देता हूँ और ट्रांजिशन के बाद यहाँ पे आपके पास एक एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट है नन, डिसॉल्व, स्लाइड लेफ्ट। अब जब हैमबर्गर मेन्यू डिजाइन किया जाएगा तो उसमें फिर आप इन चीजों को देख सकते हैं, पुश लेफ्ट, पुश राइट, पुश अप, पुश डाउन, और इसी तरह से स्लाइड और डिसॉल्व और इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो इन चीजों को एनिमेट किया जाएगा जब आप अपनी स्क्रीन को एनिमेट करेंगे। अब मिस क्योंकि मुझे यहाँ पे एनिमेशन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल, क्योंकि जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कन्वर्ट होगा तो वहां पे हम किसी भी तरह से एनिमेशन यूज नहीं करते। तो मैं इसको जब प्ले करूंगा तो ये सिंपल, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सिंपल इसी तरह से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये हैमबर्गर मेन्यू होता, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हैमबर्गर मेन्यू होता है यहाँ पे, मैं इसी स्क्रीन का एक साइज लेता हूँ और ताकि मैं साइज में, क्योंकि साइज आपका सेम होना चाहिए जो आपका स्क्रीन का साइज है, या उससे उसकी विड्थ या उसके हिसाब से होना चाहिए, मुझे इतना साइज चाहिए। तो मैंने उसी स्क्रीन का वो लिया, उसके अंदर से कंपोनेंट्स को डिलीट किया और यहाँ पे मैं इसका, इसके अंदर एक बॉक्स डिजाइन करता हूँ जिसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, और इसको मैं अब यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू मिसाल के तौर पे, यहाँ पे कोई आइकॉन अभी नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि कोई एक आइकॉन मैं दिखाने के लिए उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसी को अपने हैमबर्गर मेन्यू के साथ कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास ये हैमबर्गर मेन्यू है। ये हमारे पास ये आ गया। तो इसके साथ मैं इस स्क्रीन को अटैच करूंगा, तो सिंपल मैं प्रोटोटाइपिंग के अंदर जाऊंगा, इसको यहाँ से इसके साथ मिलाऊंगा, और यहाँ पे आप टैब के अंदर आप देख सकते हैं, मैं टैब क्लिक को रहने दूंगा, ट्रांजिशन के अंदर मैं ओवरले रखूंगा। जैसे ही मैंने ओवरले रखा तो यहाँ पे ये इसके अंदर जिस स्क्रीन के अंदर मैं एनिमेशन चाह रहा हूँ वो मुझे पूछ रहा है कि आप किस जगह पे चाहते हैं कि इस बॉक्स को रखें। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हैमबर्गर मेन्यू के साथ रखूंगा, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एनिमेशन के अंदर मैं स्लाइड लेफ्ट करूंगा। अगर स्लाइड लेफ्ट करता हूं तो ये लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेगा, अगर मैं स्लाइड राइट करता हूं तो ये राइट साइड की तरफ स्लाइड कर रहा है। और मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब अगर मैं इसको प्रोटोटाइपिंग में देखता हूँ तो ये इस तरह से आया। तो इस तरह से आपका जो हैमबर्गर मेन्यू है, कम से कम उसकी एनिमेशन ऐसी होनी चाहिए कि देखने में भी अच्छा लगे। और क्योंकि नॉर्मली हैमबर्गर मेन्यूज आते भी इसी तरह से हैं, कोई भी हैमबर्गर मेन्यू इस तरह से नहीं आता कि आप इसको इंस्टेंट रखें। जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोगों ने रखा हुआ है कि यहाँ से मैं नन करता हूँ और उसके बाद मैं इसका, इसकी स्क्रीन को प्ले करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने जो यहाँ पे रखे हुए हैं ज्यादातर, उनमें क्या चीज आ रही है कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से इंस्टेंट आ रहा है, जबकि इसको आना चाहिए इस तरह से कि अगर मैं इसको दोबारा एनिमेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद उसमें वो नज़र नहीं था आ रहा, तो मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी। और जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, ये मैंने इसको प्ले किया और प्ले करने के बाद ये हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन को जब मैंने आपके साथ शेयर किया, अच्छा यहाँ पे मैंने स्लाइड लेफ्ट रखा है, यानी ये लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेगा, राइट साइड से आएगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये राइट साइड आ रहा है। आप इसे स्लाइड राइट भी कर सकते हैं, यानी ये इसी जगह से निकलेगा जो ये आपके पास आ रहा है और यहाँ से इस तरफ को जाएगा। तो आप लोगों की मर्जी है, आप इसे टॉप टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसकी एनिमेशन किस तरह से रखते हैं। तो इस तरह से आपको चाहिए कि आप अपने जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर एनिमेशन रखें। आपको, क्योंकि आप लोगों ने, तमाम लोगों ने एप्लीकेशंस को यूज़ किया हुआ है इससे पहले,
किसी ना किसी वे के अंदर मोबाइल के ऊपर वेबसाइट्स को यूज़ किया हुआ है, तो उन वेबसाइट्स के अंदर आपने कभी देखा है कि अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छी एनिमेशंस को भी यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इंस्टेंटली नहीं रखा जाता कि क्लिक किया और एक स्क्रीन सामने आ गई और सिंपल सा। तो हमने क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी वो क्या थी, गुड और बैड यूज़र एक्सपीरियंस। उसके अंदर क्या चीज़ देखी जाती है कि आपका डिज़ाइन इक्विटेबल है, एन्जॉयबल है, यूज़फुल है या यूज़ेबल है कि नहीं। तो इन चारों फैक्टर से मिलके जब एक वेबसाइट बनाई जाती है, तो उस वेबसाइट को अच्छा यानी गुड यूज़र एक्सपीरियंस बोला जाता है। लेकिन अगर इनमें से 2 या 1 फैक्टर भी है, तो उसको भी गुड यूज़र एक्सपीरियंस बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए वेबसाइट या एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करते। वो एप्लीकेशंस को अपने मुकम्मल काम या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट के अंदर एन्जॉयबल फीचर नहीं है, तो आपकी वेबसाइट को कोई यूज़ नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है और किस तरह से उसे यूज़ किया जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट के अंदर आने के बाद कोई कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि इस वेबसाइट के अंदर जाके काम कैसे करना है, इसके बटन्स कहाँ पे हैं, इसके बटन्स कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, जो उसे नज़र नहीं आ रहे, कोई कलर ऐसा है, कोई रीडेबिलिटी नहीं है, किसी तरह की कोई विज़िबिलिटी नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको बैड यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। और एक चीज़ याद रखें कि मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छी एप्लीकेशन या अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन की है ना, तो उस वेबसाइट को देखने वाला, यूज़ करने वाला, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब किसी और के पास जाएगा, तो वो वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को बताएगा कि ये वेबसाइट अच्छी थी, यूज़फुल थी, यूज़ेबल थी। और इसी तरह से अगर किसी को आपकी वेबसाइट के ऊपर बैड यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली वो भी ये चीज़ जाके किसी और को बताएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ बुरी थी या इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं, तो इसके ऊपर स्कैमर्स हैं या किसी भी तरह से बग्स हैं और इस वेबसाइट को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग अपने लो फिडेलिटी डिज़ाइन्स को दोबारा देखेंगे, क्योंकि आपके लो फिडेलिटी डिज़ाइन कंप्लीट अच्छी तरह से मुकम्मल होंगे तो आप हाई फिडेलिटी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों के तकरीबन डिज़ाइन ये कह लें कि 50% कंप्लीटेड हैं, क्योंकि कल जो मैंने डिज़ाइन देखे थे उनमें ज़्यादातर डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मेन, वो ये आ रही है कि आप लोगों ने प्रॉपरली उन प्रिंसिपल्स को ज़हन में नहीं रखा, जिन प्रिंसिपल्स को देखना चाहिए था। आप लोगों ने उन तमाम चीज़ों को तो याद रखा, उन तमाम चीज़ों को उसी तरह से रीअरेंज तो किया है, लेकिन उस तरह से रीअरेंज नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स के अंदर लिख सकता है, या अगर आप अपना माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन है गेस्टल प्रिंसिपल के अंदर, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सब क्लास में मौजूद है ना, ये तो बता दें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ना कोई ये बता रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है, कोई। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि आप लोगों ने लो फिडेलिटी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। सब लोगों का तकरीबन इसमें लो फिडेलिटी डिज़ाइन तो कंप्लीट है। आप लोगों के पेपर वायर फ्रेम भी कंप्लीट है। आप लोगों ने पेपर वायर फ्रेम कंप्लीट किए, उसके बाद आप लोगों ने उसे कन्वर्ट किया अडोब एक्सडी के अंदर लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स के अंदर। अब लो फिडेलिटी वायर फ्रेम के अंदर जो बुनियादी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने शेप्स या इमेजेस जिन जहाँ पे इमेजेस लगेंगी वहाँ पे या जहाँ पे भी आपने कलर्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो उसे ब्लैक एंड वाइट कलर में यूज़ किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग आप लोगों ने ये देखनी है कि आप लोगों के लो फिडेलिटी डिज़ाइन के अंदर किसी तरह से कोई कलर तो यूज़ नहीं किया गया। अगर आपने कलर यूज़ किया है तो उसे रिमूव कर देंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो शॉर्ट टेक्स्ट है, अब शॉर्ट टेक्स्ट क्या आता है, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे कैटेगरी की हेडिंग है, किसी जगह पे आप लोगों ने सिर्फ एक वर्ड लिखना था, तो वहाँ पे हम लाइन की जगह पे हम उस चीज़ को लिखेंगे उसी तरह से। और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि आप लोगों ने लाइन्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो जो बड़े-बड़े पैराग्राफ्स की शक्ल में टेक्स्ट लिखा जाता है, वहाँ पे हम लाइन्स को यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम प्रॉपर फिर उस तरह से लो फिडेलिटी वायर फ्रेम को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप।
अब आप जब लो फिडेलिटी वायरफ्रेम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमें काफ़ी स्क्रीन्स का पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है, तो वहाँ पे जब आपने अपनी एप्लीकेशन लो यानी पहली चीज़ तो जब आपने पेपर वायरफ्रेम डिज़ाइन किए थे, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, जो आपको लगता था कि ये पॉसिबल है डिज़ाइन करनी, जो आपने पहले रिसर्च में सोची हुई थी। तो जब आपने पेपर वायरफ्रेमिंग की, तो आप लोगों को उसमें आइडिया हुआ कि कुछ चीज़ें मुश्किल हैं और कुछ चीज़ें आसान हैं। आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऐड की और उसमें कुछ चीज़ें रिमूव कर दी। लेकिन जब आपने डिजिटल लो फाइव वायर फ्रेमिंग की तो उसमें मजीद स्क्रीन्स आपको ऐड करना पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बटन ऐसे रखे हुए थे कि जिन बटन्स को के साथ मुख्तलिफ किस्म की आगे स्क्रीन अटैच होना थी। तो जब हम डिजिटल लो फाइव वायर फ्रेमिंग करते हैं तो हमें ये पता चलता है एग्जैक्टली कि क्या हम जो चीज़ सोच रहे हैं उसकी आइडिएशन की भी जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो वहाँ पे फिर हमें ये इस चीज़ का आइडिया होता है और हम उस चीज़ के बारे में सोचते और फिर उसे डिज़ाइन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग क्या है कि किसी भी फिनिश्ड वर्जन की एक प्रेजेंटेशन देखना या दिखाना या किसी भी तरह से उसे यूज करना प्रॉपरली, उसे प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। तो हमने डिजिटल लो फाई की प्रोटोटाइपिंग की या करना सीखी, उसके अंदर आप लोगों को ये आइडिया हुआ कि जब प्रोटोटाइपिंग की जाती है तो उसके अंदर फर्स्ट जो बुनियादी चीज है वो ये होती है कि आप किसी एक स्क्रीन के ऊपर जाके स्टक ना हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सबसे बुनियादी रूल है इसका, कि आप किसी एक स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद चले तो गए, लेकिन वहां पे ना तो बैक का बटन है और ना ही वहां पे आपको किसी तरह से कोई ऐसा बटन नजर आ रहा है कि जिसके अंदर आप किसी और स्क्रीन पे जा सके। यानी वहां पे जाके आप फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गई वो स्क्रीन। तो ऐसी स्क्रीन को भी हम अ, उससे जो है किसी भी तरह से बचा जाता है। और ये इस चीज़ का हमें पता चलता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्रोटोटाइपिंग के अंदर कि जब हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो उनका हमें पता चलता है कि प्रॉपरली किस बटन को किस स्क्रीन के साथ अटैच किया जाएगा। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम प्रोटोटाइपिंग के अंदर देखते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ बटन्स हमने रखे हुए हैं लेकिन उनकी स्क्रीन डिज़ाइन नहीं की गई। तो उन स्क्रीन्स को डिज़ाइन किया जाता है डिजिटल लो-फाई प्रोटोटाइपिंग के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं आज के लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगा एक प्रॉपर, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एडोब की वेबसाइट के ऊपर है कि प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाए अडोब के अंदर, या उनकी एनिमेशंस, अच्छी एनिमेशंस कैसे की जाए। फिर इसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ वायरफ्रेम एंड प्रोटोटाइप बाय अडोबी है। इसके अंदर भी आप अडोब की एक्सडी की वेबसाइट है, एक्सडी का ही ब्लॉग है, उसके अंदर जाके इस प्रोटोटाइपिंग के बारे में प्रॉपरली देख सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कुछ चेक बॉक्सेस हैं। अब इसमें क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने खैर 2 हफ्ते इस पे काम किया है, लेकिन जो काम किया है ना वो उस तरह से सैटिस्फैक्टरी नहीं है, जिस तरह से आपकी एप्लीकेशन थी। क्योंकि मुझे लगता था कि आपकी एप्लीकेशन अच्छी डिज़ाइन है, तो आपकी वेबसाइट उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन आप लोगों ने शायद इस चीज़ पे गौर नहीं किया। अगर किसी की एप्लीकेशन की 30 स्क्रीन्स थी, तो उसने अपनी वेबसाइट के अंदर 15 या 10 स्क्रीन्स कर दी हुई हैं। तो इसके अंदर अब इसका चेक बॉक्स है। तो सबसे पहली चीज़ जो चेक बॉक्स में आती है, अब इसको फर्स्ट आप लो फिडेलिटी डिज़ाइन है जो, उसे प्रॉपर करें, उसकी आइटरेशन करें। अगर उसमें किसी तरह से कोई कमी है, उसकी एनिमेशन, उसकी अलाइनमेंट्स, उसके टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स, उसकी शेप्स की अलाइनमेंट्स, उसके अंदर अगर आपने नेविगेशन बार अच्छी नहीं डिज़ाइन की हुई, तो उस नेविगेशन बार का प्रॉपर साइज़ करें। और वहाँ पे ये देखें कि आपका जो फुटर है, जो नीचे है, उस फुटर के बारे में भी देखें और उस फुटर को भी अच्छा-सा डिज़ाइन करें। अच्छा, यहाँ पे जब चेक बॉक्स के बारे में देखा जाता है कि जब आप इसकी प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या देखी जाती है? डज़ द प्रोटोटाइप कनेक्ट एट लीस्ट 4 पेजेस? क्या आपका प्रोटोटाइप कनेक्टेड है एट लीस्ट 4 पेजेस, यानी कम से कम आपकी स्क्रीन के 4 पेजेस हैं कि नहीं है? तो यहाँ पे हमारे 4 पेजेस तो इससे तो ज़्यादा ही हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि क्या आपके जो प्रोटोटाइप है वो तमाम स्क्रीन्स के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? तमाम स्क्रीन्स आपस में कनेक्टेड है कि नहीं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी स्क्रीन्स कनेक्टेड नहीं होती, तो फिर वहाँ पे वो फ्लो 2, फ्लो 3 दिखाना शुरू कर देता है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि क्या तमाम स्क्रीन्स आपस में कनेक्टेड हैं। आर पेजेस ऑफ द प्रोटोटाइप कनेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ द मेन यूज़र फ्लो? इसके बाद आपका मेन यूज़र फ्लो, जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होता है, जो मेन फ्लो जहाँ पे एक होम का बटन बना होता है, क्या तमाम स्क्रीन जो हैं उससे प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं? यानी कहीं ऐसा तो नहीं। अब इसमें ये भी चीज़ देखी जाती है, ये नहीं होगा कि आपकी उस स्क्रीन के साथ सब स्क्रीन्स कनेक्टेड होंगी। इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपके मेन यूज़र फ्लो से एक वायर निकल रही है, तो जिस स्क्रीन के साथ वो मिल रही है, वो स्क्रीन आगे किसी और स्क्रीन के साथ मिल रही है। तो इसी तरह से ये कनेक्शन देखा जाता है कि क्या इस तरह से तमाम स्क्रीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि नहीं है। कैन यूज़र नेविगेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रू पेजेस ऑफ द मेन यूज़र फ्लो? क्या आपका यूज़र जब आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, तो क्या वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकता है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पेज के ऊपर पहुंचने के बाद वो फॉरवर्ड जा रहा है लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकता, यानी वो चाहता है कि मैं बैक स्क्रीन पे जाऊं और आपने कोई ऐसा बटन ही नहीं रखा हुआ कि जिससे वो बैक जा सके। तो इस चीज को भी देखा जाएगा कि अगर आप किसी यूजर फ्लो को यूज कर रहे हैं, किसी स्क्रीन का प्रोटोटाइप डिजाइन कर रहे हैं, किसी स्क्रीन का प्रोटोटाइप देख रहे हैं, तो उसके अंदर बुनियादी चीज ये भी देखी जाती है कि किसी स्क्रीन के ऊपर पहुंच के अगर आपका यूजर सोचता है कि अब मैं बैक जाऊं, तो क्या आपने कोई ऐसा बटन रखा हुआ है कि वो बैक जा सकता है, या कोई ऐसा बटन रखा हुआ है कि वो अगर बैक की बजाय फॉरवर्ड जाना चाहता है तो फॉरवर्ड जा सके। तो इस तरह से अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो लास्ट स्क्रीन होती है हमारी, जिसके ऊपर आपने डन या आपका जो भी प्रोसेस प्रोसेस था वो फिनिश हो गया, तो उस फिनिश प्रोसेस के बाद भी हमारे पास एक फॉरवर्ड या बैकवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए। अब फॉरवर्ड का ऑप्शन क्या है कि आप होम बटन रख देते हैं वेबसाइट के अंदर, क्योंकि हमें नॉर्मली हमारे लोगोज दिखते हैं, जो हमारा लोगो होता है उसी को होम बटन के तौर पे काम यूज किया जाता है, तो इस तरह हमें होम बटन मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि किसी एक स्क्रीन के ऊपर जाके अगर आपका यूजर कहता है कि मैं बैक जाना चाहता हूँ, तो क्या वहां पे बैक का बटन है कि नहीं है। आर देयर एनी डेड एंड्स दैट यू नीड टू एड्रेस, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि कोई ऐसा डेड एंड या किसी तरह से किसी भी स्क्रीन के ऊपर जाके आपका यूजर स्टक ना हो। वहां पे जाके ऐसा ना हो कि किसी एक स्क्रीन के ऊपर पहुंचने के बाद उसे पता चले कि आगे तो रास्ता ही कोई नहीं है। तो आपने हमेशा उसको प्रॉपर एक लूप की शक्ल देनी है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पे जाके स्क्रीन्स एंड हो जाती हैं, तो वहां पे भी उसके पास ऑप्शन हो कि वो बैक जा सके या आगे नेक्स्ट किसी और स्क्रीन के ऊपर क्लिक करे और उस स्क्रीन के ऊपर चला जाए या उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने डेड एंड्स का भी ख्याल रखना है। कैन यूजर इजीली नेविगेट बैक टू द होम पेज फ्रॉम एनी स्क्रीन ऑफ द डिजाइन। अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर ये नहीं होता, लेकिन वेबसाइट के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा बटन, एक ऐसा आइकॉन होना चाहिए कि आपका यूज़र किसी भी स्क्रीन से होम पेज पे जाना चाहे तो वो जा सकता हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारा जो मेन लोगो है, हमारी उस एप्लीकेशन का, उस वेबसाइट का जो मेन लोगो है, उस लोगो को एज ए होम बटन डिज़ाइन किया जाता है या उसको होम बटन के साथ कनेक्ट किया जाता है कि अगर किसी भी स्क्रीन से आपका यूज़र चाहे तो वो होम पेज पे जा सके इजीली। तो इस तरह से डू द डिज़ाइन कंटेन cues that orient users about where they are in the flow like a progress bar। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो प्रॉपर प्रोग्रेस बार रखते हैं कि आप मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग और ये मेरी एडोब एक्सटी की स्क्रीन आ गई। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोसीजर है, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन आ गई। अब इस फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर बार डिज़ाइन कर दी जाती है इस तरह से। मिसाल के तौर पे आपने कोई इस तरह की कोई वेबसाइट या कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें किसी तरह से सेल परचेज की जाएगी या जिसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा किसी चीज़ को खरीदने का, किसी चीज़ को सेल करने का, या किसी चीज़ के बारे में आप एजुकेशन ले रहे हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे फिर लोग प्रोग्रेस बार रखते हैं। उस प्रोग्रेस बार को डिज़ाइन किया जाता है नॉर्मली सिंपली इसी तरह से कि आपके पास एक लाइन लगा सकते हैं और वहाँ पे एक सर्कल आप लगा दें ब्लैक कलर में, और इसी तरह से आप जितने आपकी स्क्रीन हैं उन स्क्रीन के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है, और इसी तरह से ये हमारे पास एक बार आ गई। तो आप इस बार को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, टॉप पे, राइट पे। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि अब इसी तरह से अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये वाला आइकॉन है, इसका कलर वाइट हो जाएगा, इसकी आउटलाइन आ जाएगी, और जो सेकंड बार है इसको हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। और जब जैसे ही आपकी सेकंड क्लिक होगा तो उस बार के ऊपर ये ऑटोमेटिकली सेकंड पे चला जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे थर्ड बार आएगी, और थर्ड बार के अंदर भी आप यही काम करेंगे, इसकी आउटलाइन आ जाएगी,
और जो थर्ड है आपके पास, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन, आपको प्रॉपर पता चलता रहता है आपके यूजर को कि वो इस वक्त किस स्क्रीन के ऊपर है, किस तरह से काम कर रहा है। एक प्रॉपर प्रोग्रेस बार उसे शो होती रहती है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ से मैं इन दोनों को आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चलता रहेगा ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड स्क्रीन है। मैं इसका प्रोटोटाइप बनाता हूँ कि जब मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो सेकंड स्क्रीन आएगी। इसको ओवरले से मैं ट्रांजिशन पे कर देता हूँ, और इसी तरह से जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं थर्ड स्क्रीन पे आ जाऊंगा। थर्ड से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं वापस फर्स्ट स्क्रीन पे चला जाऊंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ और इसकी ये स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे ले आया। फर्स्ट स्क्रीन के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मुझे सेकंड स्क्रीन पे ले आया जो मेरा सेकंड बॉक्स था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरी स्क्रीन है, तो इसकी एनिमेशन जो की गई है वो उसी तरह से, क्योंकि मैंने पहले वो हैमबर्गर मेन्यू की लेफ्ट टू राइट रखी थी, तो ये उसी तरह से काम कर रही है। मैं इसको इंस्टेंट करता हूँ पहले तो, क्योंकि जब आपकी स्क्रीन की बारी आती है तो वहाँ पे फिर ट्रांजिशन उस तरह से स्लाइड टू लेफ्ट नहीं लगाई जाती, उसको इंस्टेंट ही रखा जाता है या नन रखा जाता है। तो मैं अब इसे प्ले करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये मेरे पास स्क्रीन आ गई। अब इस स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड, बेसिकली ये इंस्टेंट होनी चाहिए, जो इंस्टेंट मेरे ख्याल में तमाम स्क्रीन की मुझसे नहीं हुई अभी। जी ये भी हो गई है। अब ये मेरे पास स्क्रीन आ गई, और इस स्क्रीन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे प्रोग्रेस बार भी आ रही है। आप इसे ओवरले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस बार को। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा, फर्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया और इसी तरह से थर्ड पे क्लिक किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये इसी तरह से आपका बॉक्स चलता रहता है। ये बेसिकली इंस्टेंट है, यानी नन, जिसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं यूज़ की गई, ये इंस्टेंटली चलती है। तो जब आप मेन्यूज़ वगैरह, पॉप आउट्स वगैरह रखते हैं तो पॉप आउट हमेशा इसी तरह से आते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपके पास साथ एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक पॉप आउट डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया। जी, ये मैंने अपनी जो है अंडू किया अपनी सारी उस बार को। ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक पॉप आउट डिज़ाइन करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पॉप आउट के अंदर ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप जो पॉप आउट डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं इसी स्क्रीन का एक साइज़ लेता हूँ, इन तमाम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जितना मुझे पॉप आउट का साइज़ चाहिए मैं उस हिसाब से इस स्क्रीन का साइज़ एडजस्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पे मुझे इतना सा पॉप आउट चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये साइन इन का पॉप आउट है अगर, तो साइन इन के पॉप आउट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, जो इसको इससे थोड़ा सा डिवाइड करे। ये मैंने एक बॉक्स डिज़ाइन किया। इस बॉक्स के अंदर मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया, और अच्छा, बैकग्राउंड ब्लर भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर वगैरह कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। आपने इसी तरह की एक फुल स्क्रीन का साइज़ लेना है। यहाँ पे आपने जो पॉप आउट रखना है उस पॉप आउट का आपने प्रॉपर यहाँ पे साइज़ रखना है, और इसका कलर जो भी आप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वाइट कलर ही रख लेता हूँ। और वाइट कलर के बाद जो मेरे पास नीचे बैकग्राउंड है इसका कलर मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। उसके कलर ऑफ करने का क्या तरीका है कि आप सिंपली उसके नाम पे क्लिक करें, यहाँ से जो उसका फिल है उसे ऑफ कर दें, तो ये बैकग्राउंड कलर ऑफ हो गया। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ब्लर पे क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड मैंने ब्लर कर दी। ये यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर कर दी। एक दफ़ा मैं इसका ज़रा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने बॉक्स वगैरह डिज़ाइन करना है उसे किया जा सकता है।
और यहाँ पे मैं क्लिक इसको किसी एक स्क्रीन के साथ इसकी प्रोटोटाइपिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे बता देता हूँ कि ये ओवरले होगी, तो ये दरमियान में आएगी और इसकी एनिमेशन होगी हमारी स्लाइड डाउन। और इसके जो ब्लर है, ब्लर की अमाउंट हम कर देते हैं 50, और ब्राइटनेस से थोड़ा सा डार्क की तरफ चले जाते हैं। अगर मैं अब इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे इसका ब्लर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। बहरहाल इसको मैं आपको कल इसमें कंफर्म करूंगा कि ये क्यों नहीं कर रहा इस वक्त काम इसमें, क्योंकि इसकी एनिमेशन के अंदर ये बैकग्राउंड ब्लर काम करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा अभी। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं कर रहा। बहरहाल आपने अगर कोई भी पॉप आउट रखना है, मिसाल के तौर पे जो चीज़ मैं बुनियादी आपको बताना चाह रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी के लिए। ब्लर के बारे में आपको कल बताता हूँ, इसके बारे में कि ये क्यों नहीं कर रहा। अभी मैं ब्लर को ऑफ करता हूँ और यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे ब्लर नहीं भी काम कर रहा तो आपने क्या करना है कि आपने कम से कम व्हाइट कलर अगर यूज किया है तो इसका साइज, इसके बॉर्डर का साइज है जो, वो आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ ताकि ये किसी तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो जाए। अब मैं इसकी प्रोटोटाइपिंग करता हूँ और जब मैं इसको इस स्क्रीन के साथ मिलाता हूँ तो यहाँ पे मैंने स्लाइड डाउन ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो, सॉरी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ इसकी। अच्छा, ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई जिसके अंदर मैं प्रोटोटाइप है। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने इस लाइन के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये ऊपर की तरफ से आ रहा है। और अगर यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर होती तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर देता। अब उसका एक तरीका तो मैनुअल होता है बैकग्राउंड ब्लर करने का, उसमें यह है कि आप सिंपल इसी तरह से एक स्क्रीन लें और उसके अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड ब्लर कैसे करेंगे। इसे मैं देखता हूँ कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है इस वक्त। बहरहाल आप अगर नॉर्मल वो कर रहे हैं अपनी एनिमेशन वगैरह, तो वहां पे फर्स्ट थिंग कि आपका पॉप आउट वेबसाइट के हिसाब से साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए। ये ना हो जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे पॉप आउट बॉक्स डिजाइन किए हुए हैं। तो आपका पॉप आउट बॉक्स दूसरे नंबर पे उसकी एनिमेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको पता लगना चाहिए कि ये पॉप आउट बॉक्स है। वो सिंपल इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंस्टेंट भी रखा जा सकता है, वैसे वो इंस्टेंट या डिजॉल्व के अंदर फेड इन फेड आउट भी रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी ट्रांजिशन अच्छी होनी चाहिए जो आपकी वेबसाइट को इंजॉयबल बनाए, कि आपका यूजर जब आपकी वेबसाइट को यूज करे तो उसे वेबसाइट चलाने में अच्छी लगे। अब यहाँ पे अगर मैं व्हाइट कलर सिंपल रख देता या ग्रे कलर भी रखता तो उसमें क्या होता कि उसमें मेरी बैकग्राउंड के साथ वो मैच हो जाता। तो अगर आप किसी इस तरह का कलर यूज कर रहे हैं अपने पॉप आउट के अंदर के जो बैकग्राउंड के अंदर भी मौजूद है, तो वहां पे फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके बॉर्डर की जो थिकनेस है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे वो डिफरेंशिएट करेगा कि ये आपका पॉप आउट बॉक्स है और बाकी आपकी बैकग्राउंड है जो पीछे नजर आ रही है। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? प्रोटोटाइपिंग के अंदर पॉप आउट हैमबर्गर मेन्यू की जो एनिमेशन या ट्रांजिशंस हैं उनके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो? जी, क्लास के अंदर मौजूद है ना? कहीं ये ना हो मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूँ।
जी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमने देखा कि लो फाई की जब हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि कम से कम आपकी तमाम स्क्रीन्स आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी तमाम स्क्रीन्स मेन यूज़र फ्लो के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। आपकी तमाम स्क्रीन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रॉपर नेविगेट करनी चाहिए, उनका फ्लो चलना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास कोई डेड एंड नहीं होना चाहिए। आपके पास इजीली नेविगेट होनी चाहिए कि आप किसी भी वक्त अगर आप किसी भी स्क्रीन से होम पेज पे जाना चाहते हैं तो आपके पास एक बटन होना चाहिए जो आपको होम पेज पे ले जाएगा। फिर उसके बाद डू द डिजाइन कंटेन क्यूज दैट ओरिएंट यूजर्स। अच्छा, इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस बार कैसे डिजाइन की जाती है। अब अगर हम क्यूज के बारे में बात करें तो क्यूज के बारे में ये भी होता है कि आप जैसे आपने साइन इन का पेज रखा है तो साइन इन के पेज के अंदर आपने लिख लिया abc@email.com, ताकि आपका जो यूजर है उसे पता चल सके कि यहाँ पे ईमेल लिखी जाएगी। वैसे तो वहाँ पे हेडिंग दी होती है ईमेल की, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो नॉन टेक्निकल होते हैं या किसी भी तरह से वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपने फ़ोन नंबर लिखा तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने फ़ोन नंबर किस फॉर्मेट के अंदर लिखना है। जैसे पाकिस्तान के अंदर लिख रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के अंदर कैसे फ़ोन नंबर यूज़ होता है नॉर्मली 0321 0322 0323 0303। लेकिन जब आप इंटरनेशनली किसी जगह पे नंबर लगाते हैं तो आपको पहले कंट्री कोड लिखना पड़ता है +92। तो आप उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट को लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों ने ये किया हुआ था कि उन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े साइज़ के अंदर फ़ॉन्ट रखा हुआ था। तो आप लोगों ने बहुत बड़े साइज़ के अंदर फ़ॉन्ट नहीं रखना। एक तो उसकी ओपेसिटी कम करनी है, वो बिल्कुल दिखाने के लिए है। एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड से निकाल देनी है कि आपने इतना बड़ा फ़ॉन्ट नहीं रखना कि आपको लगे कि शायद मेरा यूज़र इसको पढ़ नहीं सकता। यूजर के पास ज़ूम आउट, ज़ूम इन की फैसिलिटी हर वक्त मौजूद है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर उसे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सिंपल ज़ूम आउट, ज़ूम इन करके देख सकता है। तो आपने अपनी वेबसाइट को अच्छा दिखाना है, ना कि उसके लिए रीडेबल बनाते हुए आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल तबाह कर दें। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर प्रॉपर क्यूज़ हों, प्रॉपर वहाँ पे लिखा हो कि यहाँ पे क्या किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं अगर आप लोग इस तरह से काम करना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दोबारा आपके साथ Adobe XD की स्क्रीन शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने साइन इन की एक स्क्रीन यहाँ पे शेयर की। आप साइन इन की स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा कि आप अपनी ईमेल लिखें, क्योंकि यहाँ पे यूज़र ईमेल लिखेगा। और ये मैंने अपने यूज़र के लिए यहाँ पे रख दिया और इसका साइज़ मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरह से। अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं अपनी स्क्रीन के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ या अपनी ईमेल के बिल्कुल साथ यहाँ पे रख देता हूँ एक बटन के तौर पे। ये यहाँ पे मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, जिसकी मैं अलाइनमेंट थोड़ी सी ठीक कर लूँगा। ये आ गया। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा फोकस्ड रहेगा इस तरह से। अब इसके आगे मैं एक और पॉप आउट डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे। अब ये छोटा सा पॉप आउट बॉक्स होगा जिसके अंदर मैं बाकी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा और एक छोटा सा पॉप आउट बॉक्स होगा इतना सा, और अपने फ्रेम का साइज भी मैं इसमें छोटा कर देता हूँ। इसका कलर मैं रेड रख देता हूँ और इसके ठीक है ब्लैक, इसका बॉर्डर मैं ब्लैक रहने देता हूँ लेकिन थोड़ी सी थिकनेस मैं कम कर दूंगा इस तरह से। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा पैराग्राफ जिसका साइज होगा 20 और इसका कलर होगा वाइट। यू नीड टू राइट योर ईमेल हेयर।
ये इस तरह से मैंने एक छोटा-सा पॉप-आउट बॉक्स डिज़ाइन किया, ये साइज़ रखा और इसकी मैं ओवरले सिंपल इस रेड बटन के साथ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं प्रोटोटाइप के अंदर जाता हूँ और इसको मैं मिला देता हूँ इस स्क्रीन के साथ और ये ओवरले में और स्लाइड डाउन की बजाय मैं इसमें डिसॉल्व कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसका यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि आप इसको किस जगह पे रखना चाहते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल इसके साथ रखना चाहता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा और छोटा करता हूँ। ये इतना सा साइज़ इसका हो गया। अब दोबारा मैं प्रोटोटाइप में जाता हूँ, ओवरले के अंदर जाता हूँ, इसका प्रोटोटाइप चेक करता हूँ और ये मेरे पास ग्रीन बॉक्स आ गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको ये बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को रखा, अब मैं इसकी एनिमेशन प्ले करता हूँ। सॉरी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। ये यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीन आ गई और जब इसको मैं अब वो करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जब आपके पास ईमेल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास पॉप आउट बॉक्स भी आ सकता है, जिसके अंदर आप सिंपली उसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मेरे पास तो जो बॉक्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये बहुत बड़ा बॉक्स है। नॉर्मली जो इस तरह के पॉप आउट बॉक्सेस होते हैं, वो टेक्स्ट के हिसाब से उतने ही होते हैं, बिल्कुल छोटे से। जैसे अगर दोबारा हम वापस जाएँ अपनी एडोब एक्सडी की स्क्रीन के ऊपर, तो ये बॉक्स तकरीबन इसका साइज़ आपने अपने हिसाब से साइज़ देख लेना है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखते इसका। मिसाल के तौर पे मैं इसको डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ और इसका साइज़ होना चाहिए तकरीबन इतना सा, जो टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल छोटा-सा साइज़। इससे भी कम हो तो वो भी बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है थोड़ा-सा अपने यूज़र को। तो इसे बोला जाता है क्यूज़ कि आप अपने हिंट्स देते हैं अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर कि वो अगर ईज़िली आपकी वेबसाइट को यूज़ करना चाहता है तो कैसे कर सके। अगर वो किसी जगह पे स्टक हो जाता है, जैसे हम अक्सर डेट वगैरह, किसी भी तरह की कोई तारीख वगैरह उसमें लिख रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं हम बता देते हैं अपने यूज़र को या हिंट दे देते हैं कि वो किस जगह पे, किस तरह से किसी चीज़ को लिख सकता है, किसी चीज़ को समझ सकता है। तो जब हम प्रोटोटाइपिंग में आएँगे तो इसका जो ओवरफ्लो है यहाँ पे, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आप किस जगह पे एडजस्ट करना चाहते हैं। आप इसकी बैकग्राउंड अगर ख़त्म करना चाहते हैं, सॉरी बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसे भी किया जा सकता है कि अगर सिंपल मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ, तो ये इस तरह से रेड कलर के अंदर शो होगा। तो इस तरह से आप अपने पॉप आउट बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब इस तरह के पॉप आउट बॉक्स होंगे तो उसमें प्रॉपर एनिमेशन नहीं होती, ये सिर्फ फेड आउट, फेड इन को ही रखा जाता है। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे और इन चीज़ों को इसी तरह से एनिमेट करेंगे कि आपकी वेबसाइट देखने में अच्छी लगे और उसको यूज़ करने में आपके यूज़र को एन्जॉयबल भी फ़ील हो और आपकी वेबसाइट एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दे। इसके बाद वापस अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ चलते हैं। जी, तो प्रोग्रेस बार, क्यूज़, हिंट्स वगैरह हम अपने यूज़र को दे सकते हैं, अगर हम देना चाहें और प्रॉपर्ली उसे बता सकते हैं कि किस तरह से किसी वेबसाइट या किसी चीज़ को रखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद व्हेन यूजर रीच द फाइनल पेज ऑफ द प्रोटोटाइप इज देयर अ कंप्लीट मैसेज और आर दे नेविगेटेड बैक टू द होम पेज। तो जब आपकी जो आखिरी इसमें चीज़ जो चेक बॉक्स आप चेक करेंगे अपने लो फाई प्रोटोटाइप के अंदर, उसमें जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि जब आपका यूज़र उस प्रॉपर ओवरफ्लो को कंप्लीट कर लेता है, जो भी आपने जिस काम के लिए वेबसाइट डिज़ाइन की है, अगर वो उसको कंप्लीट कर लेता है, तो कंप्लीट करने के बाद क्या आपने अपने यूज़र के लिए जो आपका वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज़र है या यूजेबिलिटी स्टडी है, क्या उसके लिए प्रॉपर मैसेज लिखा हुआ है?
अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ देख रहा था, आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ एक टिक लगाया हुआ है। तो हमने इस चीज़ में देखा था कि आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई अच्छा-सा उसमें इलस्ट्रेशन यूज़ करनी है कि जब लास्ट स्क्रीन आए जहाँ पे उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो, तो उसको देखने में अच्छा लगे उसको। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक़्त के लिए, आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिंपल जैसे थंब यूज़ होता है, फेसबुक के लिए या इन चीज़ों के लिए। मैं आपके साथ दोबारा अपनी एडोब एक्सडी की स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ 1920 का, वही वेबसाइट का। ये हमारे पास एक वेबसाइट पेज आ गया। तो अब अगर आपकी ये फाइनल स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैं अगर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप मटेरियल डिज़ाइन पे भी जाके लिख सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे प्लगइन नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैं थंब लिखता हूँ, तो थंब में मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन्स आ गए। तो यहाँ से मैं किसी एक डिज़ाइन को पिक करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। और आप इसमें बने बनाए डिज़ाइन्स भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली इसका कलर वगैरह, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं लो फिडेलिटी है, तो वहाँ पे तो आप उस तरह से डिज़ाइन नहीं लगाते, लेकिन अगर आपका हाई फिडेलिटी है तो इसमें कलर्स वगैरह या कुछ भी ग्रेडियंट्स वगैरह भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दें सिंपली, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसका साइज़ रख देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये लो फिडेलिटी डिज़ाइन है तो इसका कलर मैं अभी के लिए ब्लैक ही रखता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख दें, यू डिड इट, लेट्स डू अनदर ट्राई। और इसको हम सिंपली सेंटर लाइन कर देते हैं इस तरह से, और ये सेंटर में आ गया। और इसी में शिफ्ट दबा के मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ। तो इस तरह से आप एक पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें सर्कल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप किसी तरह से कोई ऐसी एनिमेशन भी इसमें, कोई कार्टून्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, किसी तरह की कोई इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं जो एक हैप्पी मूड के अंदर हो, कि जिनका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो लास्ट वर्जन, लास्ट पेज होगा, उसे आपने अच्छे से डिज़ाइन करना है जो देखने में अच्छा लगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आप आगे नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप बैक टू होम का एक बटन ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लिख दें सिंपल कि अगर वो बैक टू होम जाना चाहता है तो वो जा सके, और यहाँ पे बैक टू होम का बटन होगा। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए जो आपका लास्ट पेज है आपकी वेबसाइट का, उस पेज को किसी भी तरह से मज़ीद क्रिएटिव, आई कैचिंग या मज़ीद अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बनाने के लिए किसी भी तरह से उसे मोड़ सकते हैं। तो ये लास्ट थिंग थी कि जिसके अंदर आपके पास, जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट को एक्सपीरियंस करेगा, तो वहाँ पे उसके पास प्रॉपर एक तो लास्ट स्क्रीन, जहाँ पे वो जिस स्क्रीन के ऊपर उसने काम को कंप्लीट कर लिया, उस स्क्रीन के बाद आपने एक तो होम पेज का बटन वहाँ पे रखना है या बैक टू होम, जहाँ से प्रॉपरली वो देख सके कि आप होम पेज पे वापस जाना चाहते हैं। या आप वहाँ पे रख सकते हैं लेट्स अनदर ट्राई, या आप उसे कह सकते हैं कि आप दोबारा से अगर सेल परचेज करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो वो भी आप कर सकते हैं, दोबारा से वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप उसे वो बताएँगे कि बैक टू होम कैसे जाना है, या अगर वो कोई और चीज़ खरीदना चाहता है तो उसको कैसे खरीदा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कल काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनकी जो लो फिडेलिटी या हाई फिडेलिटी डिज़ाइन थे, उसके अंदर मिस्टेक थी कि आपने जो कार्ट, ऐड टू कार्ट का बटन रखा हुआ था, उसको कोशिश करें कि चेंज करें, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे कोई यूज़र ऐसा आता है, अब जब आप ऐड टू कार्ट का बटन ऐड करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर चली जाएगी। वहाँ पे आपको कार्ट, अब कई लोग ऐसे होते हैं उनको कार्ट का पता ही नहीं है कि कार्ट क्या है या कार्ट किस जगह पे है। तो इस तरह से आपने कार्ट की बजाय वहाँ पे चेकआउट का बटन भी साथ रखना है। अगर कोई कार्ट में ऐड करना चाहता है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो डायरेक्टली किसी चीज़ को खरीदना चाहता है तो वहाँ से भी खरीद सकता है। तो वहाँ पे आपने चेकआउट का बटन भी रखना है या प्लेस ऑर्डर का बटन भी रखना है, कि अगर वो सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है विदाउट कार्टिंग के, तो वो ईज़िली उस पे क्लिक करे और आगे पेमेंट प्रोसीजर्स आएँ। अब आप लोगों ने जो पेमेंट प्रोसीजर के लिए पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस की जो स्क्रीन डिज़ाइन की हुई है, वो बड़ी स्टिल है, स्टैटिक है, कांस्टेंट सी हैं। कुछ लोगों की बहुत छोटी-छोटी स्क्रीन्स हैं। कोशिश करें कि इसके अंदर, अब आप लोगों ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है। मुख्तलिफ किस्म की इसमें आप वीडियोज़ देख सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। अपने डिज़ाइन को मज़ीद अच्छा आई कैचिंग बनाएँ। उसकी बैकग्राउंड आपकी देखने में अच्छी लगनी चाहिए। अब जैसे कि आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें शेप्स यूज़ कर सकते हैं, शेप यूज़ करने के बाद ऊपर ब्लर लगा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से अपने डिज़ाइन्स की बैकग्राउंड्स को मज़ीद अच्छा, मज़ीद खूबसूरत बनाएँ कि आपकी एप्लीकेशन देखने में अच्छी लगे। तो ये हमारा था लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग के बाद, कि आपने जो
चेक बॉक्स लेना है। इस चेक बॉक्स को आपने प्रॉपर्ली चेक करना है। अब ये हाई फिडेलिटी अगर किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो फिर भी वो एक दफ़ा अपने लो फिडेलिटी डिज़ाइन को चेक करे कि क्या वो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स, इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। अगर वो फुलफ़िल कर रहा है, तो उसके बाद फिर आप आगे हाई फिडेलिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके डिज़ाइन के अंदर आपने लो फिडेलिटी डिज़ाइन क्रिएट किया और लो फिडेलिटी डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आपको लगता है कि उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, जो आज आपने चीज़ें सीखी या ये ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, लेकिन उस वक़्त कई दफ़ा माइंड में नहीं रहती। तो आपने इस चीज़ को चेक करना है और उस चीज़ को चेक करते हुए आपने आइटरेशन करनी है अपने लो-फाई डिज़ाइन के अंदर। अब आइटरेशन क्या है? अगेन एंड अगेन चेंजिंग, मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग। तो आप अपने डिज़ाइन को अपडेट करेंगे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। जिसमें बुनियादी चीज़ आपकी आती है गेस्टल्ट प्रिंसिपल। आपने गेस्टल्ट प्रिंसिपल को ज़रूर ज़हन में रखना है और गेस्टल्ट प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी चीज़ों को चेंज करना है। आपकी प्रॉपर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर सेंटर अलाइन चीज़ें होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं, तो वो तमाम कार्ड्स की अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो नेविगेशन बार है, उसकी अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि उन लोगों ने जो फुटर है, फुटर को जब डिज़ाइन किया है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा साइज़ रखा हुआ है। तो मैं उसमें आपको एक छोटा-सा हिंट दे देता हूँ कि जब आपने फुटर को देखना है, आपने मिसाल के तौर पे एक फुटर डिज़ाइन करना है, जो नीचे की तरफ आपने फुटर डिज़ाइन किया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है, उसका 40% हिस्सा इस तरह से, ये आपका फुटर होना चाहिए, या इससे कम हो तो वो भी बेहतर है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपकी ये पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने किसी स्क्रीन के ऊपर फुटर रखना है, तो फुटर तकरीबन इतना सा होना चाहिए, या मैक्सिमम 40% हो जाए तो ठीक है। और उसके बाद इसका जो भी कलर आपने रखना है वो आप रख के इसको फुटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आइकॉन्स की बारी आती है, तो आइकॉन्स भी आपके बिल्कुल इतने होने चाहिए कि वो देखने में बहुत बुरे ना लगें। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं रिपीट ग्रिड ओपन करता हूँ और इसी तरह से ये मिसाल के तौर पे मैंने पार्टनर्स के लोगोज़ हैं जो उनको लिख दिया, और इसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसीज़, और इसका मैं साइज़ है जो उसे थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। ये मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसीज़ आ गई। अब इसको पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसको सेंटर करूँगा अपनी इस हेडिंग के साथ। अब इसके नीचे टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरम, और इसको मैं बोल्ड नहीं करूँगा। इसका साइज़ 31 है, तो इसका साइज़ मैं 25 कर दूँगा, क्योंकि हेडिंग से हमेशा आपका जो टेक्स्ट होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ पे मैं रिपीट ग्रिड ऑन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब इनकी मैं गैप थोड़ा कम कर देता हूँ, ये इस तरह से। अब इन दोनों को मैं ग्रुप करूँगा, कंट्रोल जी। अब ये मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसीज़ एक आ गई। अब मैं रिपीट ग्रिड ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप जितनी चाहें इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फुटर है। तो आपने भी अपना फुटर जो डिज़ाइन करना है, उसमें प्रॉपर आपका टेक्स्ट आपने देखना है कि बहुत बड़े-बड़े साइज़ का टेक्स्ट ना हो, या बहुत छोटा टेक्स्ट ना हो कि जो बिल्कुल ना दिखे। नॉर्मल मिड लेवल पे होना चाहिए। अभी ये मैंने जो रखा है, ये शॉर्ट टेक्स्ट है जो मेरे पास, नीचे ये 25 साइज़ का है और ऊपर वाला 30 साइज़ का है। आप इससे भी कम कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसी तरह से अगर मैं सर्कल की शेप, यानी जो हमारा फॉलोअर्स या इस तरह के बटन्स होते हैं, तो उनको अगर रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि क्या ये मेरे इन बॉक्सेस के साथ अलाइन्ड है या नहीं है। तो ये अलाइन्ड है, इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा छोटा करता हूँ, ठीक है। और रिपीट ग्रिड ऑन करता हूँ, और रिपीट ग्रिड को मैं यहाँ से इस तरह करके इनको प्रॉपर्ली यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इनके ऊपर मैं हेडिंग्स दे दूँगा अगर मैं देना चाहूँ। यहाँ पे पार्टनर्स की हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे फॉलोअर्स की हेडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। और अडोब एक्सडी के अंदर क्योंकि आपके पास रिपीट ग्रिड का ऑप्शन होता है, तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और नेविगेशन बार को अगर देखा जाए, तो नेविगेशन बार भी इसी, अब मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि क्योंकि आपके पास जो स्क्रीन्स हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि 40% या 60%? तो आप ये करें, आप एक नई स्क्रीन लें, उसपे इसको 40% पे इसको डिज़ाइन करें, और उसके बाद इसको सारी को कॉपी करें, कंट्रोल सी, और जितनी मर्ज़ी स्क्रीन पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको कंपोनेंट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास कंपोनेंट में हमारी ये बार ऐड हो गई। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा फुटर है। जब भी आपको ये चाहिए, आप सिंपली यहाँ कंपोनेंट में आएँगे, फुटर,
और ये आपके पास फुटर आ गया। जितने फुटर आपको चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक दफ़ा सेव करना है और उसके बाद आप इसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये मैंने कहाँ से निकाला, तो ये जो नीचे हमारे पास 3 आइकॉन्स हैं, इसमें फर्स्ट आइकॉन है हमारा लाइब्रेरीज़ का। तो जब आप लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करेंगे, तो लाइब्रेरीज़ आपके पास इस तरह से एक आइकॉन देगी, जहाँ पे आप कलर सेव करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो सिंपल उस पे क्लिक करें, कलर्स के सामने जाके प्लस पे क्लिक करें। इसमें जितने कलर्स होंगे, ये 2 कलर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके बॉर्डर का भी कलर है और फिल का भी कलर है। अगर बॉर्डर और फिल, तो यहाँ पे ये कलर सेव हो गए। अब नेक्स्ट टाइम आप जिस भी जगह पे कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ और इस बॉक्स का कलर मैं ये वाला रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूँगा, ये कलर हो गया। आप इसमें टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट के मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन्स को मॉडिफ़ाई करेंगे। अभी आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने लो फिडेलिटी डिज़ाइन को दोबारा चेक करना है। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आज हमने देखी हैं, ऑलरेडी ये आपने सीखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उस वक़्त माइंड में नहीं आती। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने अपने डिज़ाइन को करेक्ट करना है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने लगा था, आपकी नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार आपकी तकरीबन इतनी सी भी होगी तो बहुत है। इसका साइज़ इस वक़्त क्या है? 71 इसकी हाइट है। तो आप 65 भी कर लेंगे तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आपकी मैक्सिमम 100 होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी हाइट, जो आपकी ये नेविगेशन बार है। कोशिश करें कि इसे 75 तक रखें। तो आपकी 75 अगर होगी तो वो बेहतर है। इसी तरह से अगर आप अपने इसकी हाइट देखते हैं, तो जो इस वक़्त मेरे पास है, इसकी हाइट है 517, यानी 517। तो अगर मैं इसको 500 भी करता हूँ तो ये भी ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि ये तकरीबन 40% हो। तो आप इस तरह से अपनी नेविगेशन बार या जो हमारा फुटर होगा उसको डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें रखेंगे और उनको प्रॉपरली अलाइन, सिंपल और मिनिमलिस्ट तरीके से करेंगे। जी, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को अडोब एक्सडी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की और कोई इशू हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई इशू है या आप लोगों को मिसाल के तौर पे इसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ। जी, अगर मिसाल के तौर पे काम करते हुए सवाल आते हैं, तो वो तो फिर आपको व्हाट्सएप पे करने पड़ेंगे। आप लोग उसी वक़्त मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उन क्वेश्चंस को किसी जगह पे लिख लिया करें। तो कल की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन होता है, तो आप उस वक़्त पूछ सकते हैं उसमें, क्लास के दौरान। सर आप कब आएंगे? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं थर्सडे या फ्राइडे को आ जाऊँ, अदरवाइज़ मंडे वाले दिन तो इंशाल्लाह लाज़मी मैं वहाँ पे सर हूँ। कुछ इतने सारी चीजों की समझ ही नहीं आती है, वो बंदा फिर काम करते हुए पूछे ना। सर जैसे ये जो चीज है ना, अगर हमारा एक कंपोनेंट एक स्क्रीन की एक जगह पे है ना, तो जी, जी। वो जैसे कि अगर उसको हमने एडिट करना है, आपने बताया था कि वो आप किसी तरह से सब में एक साथ एडिट कर सकते हैं, जी, सब बिल्कुल, स्क्रीन बिल्कुल। में। जी, जी। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कैसे करे। और एक ये जो ऑप्शन होता है अपीयरेंस का, कॉपी अपीयरेंस करके पेस्ट अपीयरेंस का, ये कॉपी कैसे होती है? पेस्ट का तो चलो ठीक है। क्या मतलब? क्या चीज़? अपीयरेंस जो होती है ना, जो हमें किसी एक कंपोनेंट की जो अपीयरेंस वो कॉपी करें और फिर बाकी पे पेस्ट करें। नहीं, मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। अपीयरेंस कॉपी सर करने से पेस्ट मतलब? अपीयरेंस का ऑप्शन होता है ना। मैं 1 मिनट, मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ ना कि वो हम इसको एडिट कैसे करते हैं, अगर कोई कंपोनेंट बनाया हो, फिर अपीयरेंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि अपीयरेंस मुझे समझ नहीं आ रही आप किस चीज़ के बारे में कह रही हैं। ठीक है या फिर सर आप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। सर एक सेकंड, चलें ठीक है, उतनी देर में आपको बताता हूँ कि ये कंपोनेंट को एडिट कैसे किया जाएगा। आप कंपोनेंट वाला बता दो। जी, तो यहाँ पे ये मेरे पास अडोब एक्सडी की स्क्रीन आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कंपोनेंट में ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया, मैंने कंपोनेंट में ऐड कर दी अपनी ये बार। अब मैं यहाँ से कंपोनेंट, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंपोनेंट आपने बना लिया ये हमारा मेन कंपोनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम जब भी कंपोनेंट लेंगे यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। सॉरी, ये सिर्फ इसने वो कंपोनेंट लिया, ये मैंने सारा कंपोनेंट इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पे रखा
यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट रखा, यहाँ पे मैंने थर्ड कंपोनेंट रखा। अब अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये कंपोनेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट मेन कंपोनेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, एडिट मेन कंपोनेंट। यहाँ पे ये हमारा एडिट मेन कंपोनेंट, इसकी जिस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं जब उसको करेंगे तो ये तमाम चीज़ों पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फिल है तो इसका रेड कलर करता हूँ या किसी भी तरह से इसका कलर, क्योंकि ये ग्रुप है तो इसको पहले तो मैं अनग्रुप करता हूँ ना। सर जो ऑलरेडी स्क्रीन्स बनी हुई है ना, जी जी। अगर उन पे मुझे कुछ एडिट करना है कि सब स्क्रीन्स में है वो, तो नहीं, ये उन अगर तो सबको आपने उसे पहले कंपोनेंट बनाया था ना तो वो फिर होगा। अगर आपने कंपोनेंट नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो फिर नहीं हो सकता। उसको पहले मतलब कि कंपोनेंट, मुझे उसको बाकी स्क्रीन में पेस्ट करने से पहले कंपोनेंट बनाना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल उसको कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो जब एक आप ही चीज कंपोनेंट समझ बनाएंगे आएगी। फिर उस कंपोनेंट की कॉपीज को आगे डिवाइड करना है। तो जब आप उस कंपोनेंट की कॉपीज को आगे डिवाइड करेंगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली, आपने सिंपल उस कंपोनेंट में जाना है, एडिट मेन कंपोनेंट पे क्लिक करना है। जो आपका मेन कंपोनेंट होगा उसको एडिट करें, जो भी उसमें चेंजिंग करेंगी वो ऑटोमेटिकली तमाम स्क्रीन के अंदर चेंजिंग होती जाएगी। जी, इस चीज की मुझे समझ आ गई, वही मैं सोच रही थी, आपने बताया तो था ये चीज लेकिन मुझे याद नहीं आ रही थी। जी, इसी तरह से टेक्स्ट भी है। मिसाल के तौर पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट का साइज है तो वो कंपोनेंट से अगर लिया गया है, इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक हेडिंग ली कैटेगरीज की, आपने उसे कंपोनेंट रखा, अब आपने बाकी कंपोनेंट्स में उसी की कॉपीज यूज कर दी। तो अगर आपने किसी जगह पे आपको लगता है कि मैं इसका साइज चेंज करूं तो वो शायद, अगर आप एडिट मेन कंपोनेंट करें तो वो तमाम का कंपोनेंट का साइज उसी के हिसाब से हो जाए। तो इसमें यह है कि आपने ओके। ये चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आपको किसी एक चीज़, मिसाल मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपनी स्क्रीन पे, अब यहाँ पे अगर मैं इनमें से किसी चीज़ को एडिट करना चाहता हूँ ना तो ये सब में नहीं एडिट होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई चीज़ एडिट करता हूँ अकेले से इंडिविजुअली तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाकियों को। लेकिन अगर आप इसमें क्लिक करके एडिट मेन कंपोनेंट करेंगी तो फिर यहाँ पे ये क्या करेगा कि जितने कंपोनेंट्स यहाँ से निकाले गए हैं उन तमाम कंपोनेंट में सेम चेंज करेगा। तो हाँ, एडिट वो मेन ये चीज कंपोनेंट, जी नहीं जी। समझ आई थी, अब आप होते तो आपसे पूछ रही थी, अब एक एक चीज में जाके एडिट करना पड़ता नहीं, है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसमें। ये मैंने डिलीट किया तो ये तमाम के अंदर डिलीट हो गया। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको डिलीट किया, ये तमाम के अंदर डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप जब अपने एडिट मेन कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट को एडिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तमाम कंपोनेंट्स के अंदर वो चेंजिंग होती जाएंगी। तो इसके अलावा अपीयरेंस वाला मुझे समझ नहीं आया कि आप अपीयरेंस में क्या पूछ रही थी। लेकिन ये है कि फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं। और उसमें यह है कि बाद में भी, यानी अगर आपको लगे तो बाद में भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको काम करते हुए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस क्वेश्चन को लिख लें, अदरवाइज उसी वक्त मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें तो मैं अगर फ्री हुआ तो मैं लाजमी उसी वक्त आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है कि अपने लो फिडेलिटी डिज़ाइन को दोबारा चेक करें। जो चीज़ें आज हमने देखी हैं, पढ़ी हैं या सीखी हैं, अगर तो पहले से आपको पता थी तो ये तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं पता तो आपको आज सीखने को मिली। इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ कुछ देर में शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इसकी रिकॉर्डिंग से भी हेल्प ले सकता है और इसको प्रॉपर देखें, अपने लो फिडेलिटी डिज़ाइन को प्रॉपरली अच्छे से अलाइन करें, अच्छा डिज़ाइन करें। मुझे लगता है कि जो कन्फ्यूजन मुझे लगती थी कि आपको होंगी वो तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर कल की क्लास में हम देखेंगे इस चीज़ को। जी, 5 मिनट और हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि पॉप आउट बॉक्सेस के राउंड्स, कॉर्नर्स कैसे राउंड करने हैं। मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी एडोब एक्सडी की। मिसाल के सर तौर ये अटेंडेंस लगानी है, उसके लिए पूछना था, ये सहर खान कौन है? पे फरियाल यूसुफ। सहर खान नहीं, वो फरियाल तो आइजल है ना। आइजल हैं तो फिर ये इनसे कल भी इनको वैसे पूछा था कि ये सहर खान कौन है, मुझे अटेंडेंस था नहीं शायद ना लगी वो है। कल भी। चलें, ये क्लास में पूछ लेंगे, आप सहर खान लिख लें तो क्लास में पूछ लेंगे कि ये कौन है। अगर कोई ना हुआ तो जिसका दिल करेगा उसको 10 नंबर ही देने हैं ना तो वो उसको दे देंगे नंबर। आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा। जी, यहाँ पे उमर शरीफ का था या तलहा का शायद ये क्वेश्चन था। एक मिनट। जी, तलहा जवेद, ये मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब आप एक बॉक्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट किया तो इसके अंदर वाली साइड पे इंटरनल जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपको ये 4 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। अगर इन सर्कल्स को हम ड्रैग करें तो ये राउंड हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे ये नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ से भी इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। एक मिनट। ये यहाँ पे ये जो ब्लेंड मोड लिखा हुआ है इसके नीचे बिल्कुल ये आपके पास
2 आइकॉन्स आ रहे हैं, इनमें से आप क्लिक करें। अगर तो किसी तमाम कॉर्नर्स को आप राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 20 कर देता हूँ, तो ये 20% कॉर्नर्स राउंड हो गए। अगर मैं यहाँ पे 50% करता हूँ, ये 50% हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे कॉर्नर्स राउंड नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, तो इसके साथ वाले आइकॉन पे क्लिक करें, ये चारों कॉर्नर्स आ गए। मैं इसमें से किसी एक पे 50 करता हूँ, तो ये यहाँ पे 50 के बाद ये वाला एक कॉर्नर जो है वो राउंड हो गया। तो इस तरह से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। उस शेप को सिलेक्ट करें, नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, और जहाँ पे आपका ब्लेंड मोड लिखा हुआ है, सॉरी, ये यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट किया, ये शेप को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप जब ब्लेंड मोड के नीचे आएंगे, नॉर्मल इसके नीचे, तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर इस ये तरह से, किसी की चीज पे राइट क्लिक करना। जी जी, ये राइट क्लिक किया, सर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पेस्ट अपीयरेंस का, पेस्ट इसका अपीयरेंस। पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, कंट्रोल आल्ट वी, देख लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे, मेरे ख्याल में इसमें होगा कि एक तो ये होता है कि हम किसी चीज़ को, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर होता है हमारा, उसको बोला जाता है पेस्ट मर्ज। तो पेस्ट मर्ज के अंदर ये होता था कि अगर हम किसी चीज़ को मिस, क्योंकि इसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो लेयर सिलेक्टेड है ना, जब हम कंट्रोल सी दबाते हैं ना, तो जो लेयर सिलेक्ट है सिर्फ वो कॉपी होती थी। तो अगर हम उसको कंट्रोल शिफ्ट सी दबाते थे या कंट्रोल आल्ट सी दबाते हैं, तो वो जितनी लेयर्स होती हैं वो तमाम लेयर्स उसमें सेलेक्ट हो जाती हैं। तो ये शायद उस तरह का कुछ हो कि अपीयरेंस में तमाम आइकॉन्स के साथ वो होता हो। आपने क्या देखा है इसमें क्या होता है? ये सर देखिए, मैं जब कुछ कॉपी कर रही थी तो यहाँ कॉर्नर पे राइट डाउन कॉर्नर पे आ रहा था कि पेस्ट अपीयरेंस का ऑप्शन यूज करो, वो मेरे से क्रॉस हो गया, तो मैं फिर देखा नहीं वो फीचर के वो काम कैसे करता है, पहले मैं इसे देखता हूँ, आपको क्योंकि कल जब भी मैं बताता कंपोनेंट कॉपी कर रही थी या कुछ कर। हूँ। जी जी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉपी, और अगर हम इसे, ये तो सिंपल पेस्ट हो रहा है, कंट्रोल आल्ट वी, यहाँ पे वैसे मेरे पास वो ऑप्शन यानी उस तरह से तो आ रहा है, लेकिन कंट्रोल पेस्ट अपीयरेंस में कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो। पहले इसे देख लेता हूँ मैं, कल इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ये कभी नहीं यूज़ किया इसको, पेस्ट अपीयरेंस को, लेकिन देख के तो मैं कल आपको इस पर सर इस एक बारे और चीज पूछूं कि अगर हमने सब स्क्रीन में एक कंपोनेंट सेलेक्ट करना है ना, तो वो मोस्टली में सेलेक्ट करके वो सिलेक्ट नहीं होता, में। जी जी एक स्क्रीन में फिर दूसरी स्क्रीन में। जी, जब मैं यहाँ पे जहाँ पे सारे हमारे लेयर्स और ये चीजें ना, वहाँ पे सर्च, जैसे सर्च का ऑप्शन है ना, हाँ वहाँ हाँ, पे किसी एक कंपोनेंट को लिख लिया, जो सब स्क्रीन में, वो सब स्क्रीन में शो हो जाएगा कि सब स्क्रीन में है। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकें? एक साथ सेलेक्ट कर सकें, जो यानी मिसाल जी, के तौर पे आप सर्च को जैसे सिलेक्ट एक करना चीज यहाँ चाहती हैं तो पे वो मैंने सब में कॉपी सेलेक्ट हो किया, जाए। दूसरी स्क्रीन पे पेस्ट किया, उसका नाम तो सेम होगा ना? जी जी, जो सर्च किया हुआ है। हाँ हाँ, नहीं इसमें लेयर्स में वैसे होता है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर तो उन्होंने ये फीचर दिया हुआ है, इसकी लेयर्स के अंदर देख लेते हैं ये फीचर। ऑल आइटम्स, जैसे ये ना ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे ये इमेजेस, अगर आप जी, इमेजेस पे क्लिक करेंगी तो तमाम इमेजेस की लेयर्स हो जाएंगी। टेक्स्ट पे करेंगी तो जितनी टेक्स्ट की लेयर्स है ना आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर, वो तमाम टेक्स्ट की सर वो लेयर्स यहाँ शो पे आ होती है ना जाएंगी। यहाँ पे साइड पे, साइड बार में शो होंगी कि ये लेयर्स जी, हैं, साइड लेकिन वो बार में सारी शो होती सिलेक्ट है। नहीं होती एक साथ। सिलेक्ट उस तरह से तो नहीं की जा सकती, उनको तो मैनुअली वो सिलेक्ट किया जा सिलेक्ट। सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक ये बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ, एक ये बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ, एक ये। अब अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो वो कंट्रोल से ही की जा सकती हैं, यानी आपने कंट्रोल प्रेस करके नहीं रखना सर, है आप एक ये रेक्टेंगल वन को कॉपी पेस्ट करें, कि रेक्टेंगल 1 को इस कॉपी पेस्ट, स्क्रीन पे कर दें, ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। या किसी दूसरी स्क्रीन पे कर देना। यहाँ पे हाँ, तो रेक्टेंगल नेक्स्ट नाम ही आएगा। जब आप किसी दूसरी स्क्रीन पे करेंगे तो वो फिर इसी नाम से दूसरी स्क्रीन पे भी होगा। ये बिल्कुल वो इसी नाम से होगा। अब जब मैं वहाँ पे ऑल आइटम्स में सर्च करती हूँ, हाँ, मिसाल के तौर पर मैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वन कर दिया, RECTNGLE, और अगर मैं अब ये यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, इनको यहाँ से सिलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है? सिलेक्ट किया जा सकता है ना। आप सिंपल मिसाल के तौर पे मैंने रेक्टेंगल क्लिक किया, ये रेक्टेंगल आ गए, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो ये साथ साथ सिलेक्ट होने, एक मिनट, नहीं होते ना सर। नहीं चाहिए वैसे ये, क्योंकि लेयर्स तो सिलेक्ट होती हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पे नहीं हो रहे वैसे, क्योंकि फोटोशॉप में तो हो जाती हैं, वहाँ पे तो
कंट्रोल के साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे ये है ना, कुछ मैं चीज़ों में एडोब एक्सडी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे बहुत इसमें इसीलिए तो इसे उन्होंने बंद गुस्सा कर दिया है। बस बाकी तो हाँ ऐसा कोई बिल्कुल, क्वेश्चन नहीं है, उसमें बाकी वही काम हो है, जाता है, लेकिन ये आसान एक ही पेज को कर रहा है, यानी ये जैसे यहाँ पे है ना वेब, तो सिर्फ वो वेब की स्क्रीन को ही कर रहा है, यहाँ पे तो वो सिलेक्ट हो रही है, लेकिन अगर हम 2 पेजेस को ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल हाँ, ये नहीं होती। कहा जा सकता है कि ये इनका एक ड्रॉबैक है। ओके सर, बस थैंक ओके जी, यू। जी ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला दोबारा क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। अच्छा, ये इन्होंने कर दिया है, मारूख का नाम है, सहर खान मारूफ, ओके सर। मारूख। ओके, उन्होंने कहा है कि आपको नंबर नहीं देने देंगे। मुझे भी दे दो। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़ तमाम लोगों को। अपना अपना लो फिडेलिटी डिज़ाइन ओके। आइट्रेट करें अच्छे से। अल्लाह हाफिज़। हाँ, दूसरे पे कौन लोग ना लगाए।